नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण काल आदिकाल की। आदिकाल का ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की शैली, आदिकाल का काव्य और आदिकाल की विशेषताएं आएंगी। और दूसरे काल में आदिकाल के महत्वपूर्ण वह परीक्षाओं हेतु उपयोगी तथ्यों की चर्चा करेंगे। और तीसरे पार्ट में आदिकाल के बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं आदिकाल की। आज हम बात करते हैं आदिकाल की। किसकी बात करते हैं? आदिकाल की। तो आदिकाल में सबसे विवाद जो उठा है वो आदिकाल के नामकरण के विषय में उठा है। कुछ विद्वानों को का मानना था कि आदिकाल में जो वीर गाथा परक रचनाएं ज़्यादा हुई है तो इसे वीर गाथा काल नाम दे दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना था कि आदिकाल में सिद्धनाथों की जो रचनाएं हुई है वो अधिक हुई है। ऐसे बहुत से प्रश्न जो थे आदिकाल के नामकरण के विषय में उठे हैं। तो चलिए पहले हम आदिकाल के जो नाम रखे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। आदिकाल का जो वीर गाथा काल नाम दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जबकि सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल शंकरतायन ने। संधि एवं चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके अलावा भी अपभ्रंश काल, अंधकार काल, संक्रमण काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ऐसे बहुत सारे नाम जो थे आदिकाल के विषय में दिए गए हैं। आदिकाल जो है वे अपने में ही बेहद विस्तृत काल है। उसे एक वीडियो में बात पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी तीनों वीडियो देखिए, तीनों पार्ट को आप इसके देखिए। चलिए अब हम बात करेंगे आदिकाल के काव्य की। जब हम आदिकाल के काव्य की बात करते हैं तो आदिकाल में 2 प्रकार के काव्य की रचनाएं की गई थी। पहला आता है प्रबंधात्मक काव्य। प्रबंधात्मक काव्य में रासो काव्य और इसके अलावा कृति पताका, कृति लता आदि। फिर आता है मुक्तक। मुक्तक काव्य में खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, नाथ सिद्धों की रचनाएं आदि इसमें लिखी गई। तो आदिकाल में 2 प्रकार के काव्य लिखे गए थे। पहला था प्रबंधात्मक काव्य और दूसरा था मुक्तक काव्य। मतलब हम कह सकते हैं कि आदिकाल जो था, आदिकाल में जो कवि थे वे अपने जो आश्रयदाता थे, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कवि जिनके आश्रय में रहा करते थे, कवि उनका यशोगान किया करते थे, यानी उनकी वीरता या शौर्य का बखान जो था बड़ा चढ़ाकर किया करते थे। अब हम बात करेंगे आदिकाल की शैली की। आदिकाल की जब हम शैली की बात करते हैं तो आदिकाल में 2 प्रकार की शैली हमें देखने को मिल जाती है। पहले बात करते हैं डिंगल शैली की, एक है पिंगल शैली की। डिंगल शैली जो थी अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर बनी है, जबकि
पिंगल शैली ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। पहले आता है डिंगल शैली, अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर बनी है। फिर आता है पिंगल शैली। पिंगल शैली जो थी वो ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। तो हमने देखा कि दो प्रकार की शैली थी, डिंगल और पिंगल। अब हम बात करेंगे आदिकाल के छंद की। तो आदिकाल में जो प्रयोग किए गए छंद थे वे थे कड़वक, रोला, चौपई, साटक, आला, तोमर, तोटक और साटक। इसके अलावा भी बेहद सारे इसमें छंद प्रयोग किए गए थे। आला आला जो छंद था ये बेहद ही लोकप्रिय हुआ। ये 31 मात्राओं का एक छंद था जो कि वीरता परक जो रचनाएं थी उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। हम बात करेंगे आदिकाल की भाषा की। तो आदिकाल में अपभ्रंश और अवहट दो प्रकार की भाषाएं इसमें थी। इसके बाद बात आती है विशेषता की कि आदिकाल की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले आता है ऐतिहासिकता का अभाव। क्या आता है? ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि इसमें कल्पना का भी अधिक प्रयोग किया गया था। इन ग्रंथों के जो रचेता थे उन्होंने मैं कह सकते हैं कि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। सबसे पहले जो इसका चरित्र नायक थे वे तो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने कल्पना का अधिक प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें इतिहास से तो इनके जो रचनाएं थी वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। इनकी घटनाएं, नामावली, तिथियों वह विवरण जो रासो ग्रंथों में उपलब्ध होता है वे इतिहास से मेल नहीं खाता है। हम कह सकते हैं कि जो समय के जो रचनाकार थे उन्होंने कल्पना का अधिक प्रयोग किया गया है। फिर आता है युद्ध वर्णन में सजीवता। हम कह सकते हैं कि आदिकाल के जो कवि थे वे सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं थे। वे अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे। उनकी कलम में ताकत नहीं थी, उनकी तलवारों में भी ताकत थी। कह सकते हैं कि वो युद्ध भूमि में जाते थे और युद्ध भी किया करते थे। ऐसी सजीवता और ऐसा वर्णन तभी हो सकता है जब लेखक या रचनाकार ने वह युद्ध स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। फिर आता है प्रामाणिकता में संदेह। प्रामाणिकता पर संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता पर संदेह है, या हम कह सकते हैं कि आदिकाल के अधिकांश जो ग्रंथ थे वे संदिग्ध थे। पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल का एक महत्वपूर्ण रचना बताई गई है वह भी अप्रमाणित है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे जाली ग्रंथ भी कह दिया है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मूल कवि की रचना थी उसमें अन्य कवियों ने कब और कितना भाग इसमें जोड़ दिया गया है वह कहना कठिन होगा। हम कह सकते हैं कि जो रासो ग्रंथ थे उनमें समय समय पर परिवर्तन हुए और समय समय पर किन कवियों ने कितना भाग इसमें जोड़ दिया गया है वह कहना कठिन होगा। फिर था आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथ के
रचयिता जो थे उन्हें चारण कवि कह सकते हैं या चारण उन्हें कहा जाता था। वह अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। वह दरबारी कवि हुआ करते थे। वह अपने जो आश्रयदाता थे उनके पराक्रम, उनके सौंदर्य, उनकी युद्ध शैली का वर्णन करते थे और उसमें कल्पना का समावेश भी करते थे। इसके साथ साथ ही जो कवि थे वे अपने जो चरित्र नायक थे या अपने जो राजा थे, राजा को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते थे। वह उनकी महानता का वर्णन करते थे। या हम कह सकते थे कि जो आदिकाल के जो कवि थे वे एक दरबारी कवि थे। वे अपने जो राजा थे या जो आश्रयदाता थे उनका जो वर्णन था वो राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम इन सब से किया करते थे तुलना। फिर आता है संकुचित राष्ट्र की भावना। संकुचित राष्ट्र की भावना हम कह सकते हैं कि इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु हम कह सकते हैं कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु जो संवत 704 के आसपास हुई थी। इसके उपरांत जो उत्तर भारत था वह खंड खंड में विभक्त हो गया था। यहाँ गहवार, परमार, चौहान, चंदेल अनेक राजपूत राजाओं ने यहाँ राज किया। राज्य जो था छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। वे 10-20 गांवों के एक छोटे से राज्य को भी एक राष्ट्र समझ लेते थे। उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना नहीं थी। वे सिर्फ अपने राष्ट्र तक ही सीमित थे। इसके अलावा आदिकाल में कल्पना की प्रचुरता में देखी गई है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसके अलावा वीर बहुत श्रृंगार परक रचनाएं भी आदिकाल में हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें तो आदिकाल का नामकरण करें तो आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने वीर गाथा काल, वीर काल, बीज बपन काल, सिद्ध सामंत काल आदि कई नामों से किया गया है। इस काल का जो काव्य था वो 2 शैलियों में बटा हुआ था। पहली शैली जो थी वो थी प्रबंधात्मक और दूसरी थी मुक्त। 2 काव्य थी, पहले थे प्रबंधात्मक और फिर थे मुक्तक, और 2 शैलियाँ थी डिंगल और पिंगल। और इसी प्रकार हमने देखी विशेषताएं। पहली विशेषता थी ऐतिहासिकता का अभाव था। युद्ध वर्णन में सजीवता में देखने को मिल जाती है। इसकी प्रामाणिकता में संदेह था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्र की भावना। इसके अलावा आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए। नाथ सिद्धों की रचनाएं अभी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आदिकाल में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो बेहद सारी रचनाएं हुई। नाथ सिद्धों की जैसे सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कुकरिप्पा ये आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।